हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन प्रूफ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर टेलिंग यू द विच इन्वेस्टमेंट्स आर इन्फ्लेशन प्रूफ, कुछ बेसिक्स डिटेल्स हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन प्रूफ मतलब क्या है। इन्फ्लेशन प्रूफ का मतलब ऐसे होता है कि जैसे कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो पैसे होते हैं उसके दो टाइप के वैल्यूज होते हैं। एक तो करेंसी वैल्यू और दूसरी होती है परचेसिंग पावर। करेंसी वैल्यू मतलब सिंपल चीज है, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, इसका मतलब उसकी करेंसी वैल्यू 1 लाख रुपीज है। वो समझ लीजिए मैंने तिजोरी में बंद करके रखे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, तो भी वो उसकी करेंसी वैल्यू 1 लाख रुपीज ही रहेंगी। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या 1 लाख रुपीज की कैश की परचेसिंग पावर सेम रहेगी? मुझे नहीं लगता है, वो डिक्रीज होते जाएगी। क्योंकि आज जितनी चीजें हम खरीदी कर सकते हैं 1 लाख रुपीज में, 10 ईयर्स डाउन द लाइन उतनी खरीदी करने के लिए शायद हमें 2 लाख या 2.5 लाख रुपए लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन। परचेसिंग पावर गोज डाउन विद द टाइम, पैसे की। तीसरे टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि इन्वेस्टमेंट, जब भी आप सोच रखते हो इन्वेस्टमेंट करने की, तभी आपको इसकी सोच रखनी है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आज मेरे पास 1 लाख रुपीज कैश है, और ऐसा एग्जाम्पल, रॉ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 23 मार्च 2020 निफ्टी बॉटम पे है 7,600 पे, और मेरे पास 1 लाख रुपीज कैश है, या फिर मेरे पास 1 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेबल सरप्लस है, और मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ 23 मार्च 2020 को। और आज फास्ट फॉरवर्ड 4.5 ईयर्स डाउन द लाइन उसकी 1 करोड़ की वैल्यू बन जाती है 8-9 करोड़ रुपए। ये थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी मार्केट नीचे आया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस था। पैसे की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसका मैं अपोजिट एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि कोविड जैसी अपॉर्चुनिटी वापस, मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी वापस आती है, मार्केट फॉर एनी पॉइंट ऑफ रीजन नीचे आ जाता है, 40-50% नीचे आता है, और आपकी नेटवर्थ समझ लीजिए 10 करोड़ है, आपके दो तीन प्रॉपर्टीज है, और मार्केट नीचे आता है 40-50%, और आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में अच्छा, आपकी बिलीफ है कि लॉन्ग रन में इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, और 40-50% नीचे आया है फॉर सम रीजन, और आपको इन्वेस्ट करना है, और आपके जो नेटवर्थ है 10 करोड़ की वो तीन प्रॉपर्टीज में पड़ी हुई है, और आप प्रॉपर्टी लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो फॉर ड्यू टू एनी रीजन। वो पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई। सो उसका कोई मतलब नहीं है वो 10 करोड़ की नेटवर्थ का, क्योंकि जब भी आपको इन्वेस्ट करना था तभी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। और एक मैं इसका उलट एग्जांपल देता हूं। आपने पेनी स्टॉक्स में पैसे डाले, या फिर यस बैंक के स्टॉक में, या वोडाफोन के स्टॉक में पैसे डाले हैं। सो इसमें आपने पैसे डाले हैं, और आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स होगा आने वाले टाइम में, लेकिन 4 साल में, लास्ट 4 साल में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यही 4 साल में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स हो चुके हैं। आपके हाथ में से अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि आपने आपके पैसे ऐसे असेट क्लास में रखे, या फिर ऐसे शेयर में रखे जो कि चला नहीं है लास्ट 4 साल में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है पैसे की, जो कि ध्यान में रखना जरूरी है। क्यों इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए? सबसे पहले, ह्यूमन लाइफ की एक लिमिटेड अर्निंग कैपेसिटी होती है। आप एट द एज ऑफ 25 अर्न करना स्टार्ट करते हो, टिल एज ऑफ 60 आप अर्न करोगे, उसके बाद आप अर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन आज देखिए इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन 71 ईयर्स है। शायद आप अगर 35 ईयर्स के हो, टिल एज ऑफ 60 इंडिया में ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट ये लाइफ स्पैन बढ़ के 85-90 होने वाला है। फ्रॉम 55 to 85, 30 ईयर्स विदाउट इनकम आपको निकालने हैं। आप अर्न करोगे 30 साल, लाइफ के 30 ईयर्स तक, और उसके बाद 30 साल आपको विदाउट अर्निंग निकालने हैं। ये 30 साल निकालने के लिए आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो कि इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो करे, सो दैट वो 30 साल आप विदाउट अर्निंग निकाल सको। हम ऐसा चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है कि हमारी जो वेल्थ है वो हमें हमारी लाइफ को आउटलिव करनी चाहिए।
अगर अगर समझिए, अ, आपकी वेल्थ को आप आउटलिव कर गए तो बुरा हाल कितना होगा। एट द एज ऑफ 85 आपकी वेल्थ खत्म हो गई, सो आप कुछ कर भी नहीं सकते एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशंस। सो हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि उसकी जो वेल्थ है वो आउटलिव करे उसको। सो इसके लिए इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। सो विच आर द इन्वेस्टमेंट? सो थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। कौन से? सबसे पहले इक्विटी, ये असेट क्लास है। सबको मालूम है कि ये इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है। क्यों इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है? क्योंकि हम डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी शेयर्स, कंपनियों के इक्विटी में जब भी आप पार्ट लेते हो तभी इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट उसका बेनिफिट आपको मिलता है। सबसे इजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज आर इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि 10 to 12% रिटर्न एक्सपेक्टेड है आने वाले 5 साल में, 5 या 10 साल में देंगे। लास्ट 4 साल में ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स हैव बीन जनरेटेड इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड, 35-40%। वो एरा आप भूल जाइए। म्यूचुअल फंड्स का काम होता है नॉमिनल जीडीपी इंडिया का जितना है। इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्द मत ध्यान में रखिए। आने वाले 5-10 साल में 10 to 12% के अगर आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स देते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे। पी टू पी इन्वेस्टमेंट्स, बहुत कम लोगों को पी टू पी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल असेट क्लास ड्यू टू आरबीआई इंटरवेंशन तैयार होने जा रहा है। और बहुत सारे मतलब जो जिनको मालूम है वो इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। अप टू 18% एक्सआईआरआर रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछिए और इसका स्टडी कीजिए। ये अच्छा असेट क्लास है कंपेरेबल टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। पीएमएस एक सर्विसेज होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब आपके पास 50 लाख रुपीज है, तो रादर देन गोइंग फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड यू शुड गो फॉर अ पीएमएस। पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस इतना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख होती है पीएमएस, और जो भी स्टॉक्स खरीदी किए जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वो आपके डीमैट में रहेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो भी स्टॉक्स खरीदे जाते हैं वो आपके डीमैट में नहीं होते हैं, वो एक पूल अकाउंट में होते हैं। पीएमएस में आपके डीमैट में खरीदी किए जाते हैं, उसमें ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एआईएफ इन्वेस्टमेंट्स होती है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज है तो आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में जा सकते हो। इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड से ज्यादा। पीएमएस में भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा, एआईएफ में भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा। और मार्केट लिंक डिबेंचर्स होते हैं, इसमें भी इक्विवेलेंट टू म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स मिलते हैं। तीन मेजर असेट क्लास है। अगर आप कॉमन इन्वेस्टर हो, नॉर्मल मतलब मिडल अपर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, पी टू पी इन्वेस्टमेंट्स और पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये तीन असेट क्लास आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसमें मार्केट रिस्क होती है, हर एक प्रोडक्ट की रिस्क होती है, वो आपको समझनी जरूरी है। ब्लाइंडली कोई भी आप इन्वेस्ट करोगे तो इसमें उतने रिटर्न जनरेट नहीं होते हैं, या फिर आप लॉस भी कर सकते हो। आपको समझना जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप जब भी डिस्कशन करते हो तो आपका खुद का नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बैड इन्वेस्टमेंट्स कौन से हैं? फिजिकल रियल एस्टेट इज द बैड इन्वेस्टमेंट, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इफ यू कंपेयर विद इन्फ्लेशन। 2 to 4% के रिटर्न्स मिलते हैं फिजिकल रियल एस्टेट में। मतलब आज 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK खरीदो और वो भाड़े पे चढ़ाओ, वहां से भाड़ा एक्सपेक्ट करो। उसमें आपको 2 से 4% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। और मैं एकदम आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, वहां पे 2005 में 10 लाख रुपीज में 1 BHK, 2 BHK होता था, और आज उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपीज हुई है। इसके ऊपर मैं ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं आपको रेफरेंस दूंगा। जो हाउसिंग बोर्ड के वेबसाइट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें डेटा आपको मिलेगा, इजीली अवेलेबल डेटा मिलेगा। जो भी मेट्रो सिटीज है वहाँ के जो फिजिकल रियल एस्टेट होते हैं उसमें लास्ट 15-20 सालों में एवरेज परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न्स कितने जनरेट हुए हैं वो आप जगह जरा देखिए। आपका बहुत सारे मिसकंसेप्शन वहां पे खुल सकते हैं। फिजिकल गोल्ड मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल गोल्ड वापस मैं बता रहा हूँ, इसमें 1 to 2% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते हैं।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो पोस्ट करने वाला हूं कि फिजिकल गोल्ड में 1 to 2% से ज्यादा रिटर्न्स क्यों नहीं होते। इवन रियल इस्टेट पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिजिकल रियल इस्टेट के रिटर्न्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट में 7% आपको मिलते हैं, बहुत सारे बैंक्स देते हैं, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 4.5 to 5% के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान्स जिसमें 5 to 6% के रिटर्न्स होते हैं, जो कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताए, म्यूचुअल फंड वर्सेस LIC के वीडियो में। सो ये जो चारों चीजें हैं, ये इन्वेस्टमेंट की तौर पे बैड इन्वेस्टमेंट्स होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वापस मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो भी आप इन्वेस्ट करना है उसके बारे में खुद का नॉलेज क्वोशंट बढ़ाइए। किसी के कहने पे डिपेंड रह के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड इतना डायनेमिक हो चुका है कि मैं आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, शायद 6 महीने बाद ये रिलेवेंट नहीं हो सकती है। सो इसके लिए आपका खुद का नॉलेज बढ़ाइए। सो आई आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरी एक कम्युनिटी है, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी, उसका अगर आपको पार्ट बनना है तो इसके फ्री वेबिनार्स होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर करके फ्री वेबिनार्स वेरियस टॉपिक्स पे होते हैं, उसका आप पार्ट बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच।